हेलो दोस्तों, आज है संडे और संडे को हम आईटीआई से पास हुए छात्रों की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में मदद करते हैं। हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें बहुत तरीके के सवाल आते हैं। उसमें रीजनिंग के सवाल होते हैं, कुछ पैटर्न के सवाल होते हैं और सारे रीजनिंग पे ही बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे चाहिए थे कुछ डेटा कि मैं ये वीडियो कैसी बनाऊँ। उसके लिए मैंने कम्युनिटी में डाली एक पोस्ट डाला और उसके सभी ने आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। तो मैं ये समझ गया कि आपको इन सवालों को सॉल्व करने के तरीके तो आते हैं। तो मेरी इस वीडियो में तरीकों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको आती है, आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप कोचिंग कर रहे होंगे या आप खुद से तैयारी कर रहे होंगे। और इस ITI जंक्शन पे तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम प्रॉब्लम को समझें और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें। प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है वो ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता। दो प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई है, पहली बात तो ये कि हम रीजनिंग ही नहीं समझ रहे कि रीजनिंग है क्या, ये क्वेश्चंस क्यों हमें सीखने पड़ रहे हैं। और जब तक हमारे पास ये आंसर नहीं होगा कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, तब हम सिर्फ उन्हें प्रश्नों के तौर पर देखेंगे, उनको समझने की कोशिश नहीं कर सकते या कोई नए प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो हमारा वो नज़रिया चेंज होना है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनेशन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत तरीके के प्रेशर होते हैं। अगला सवाल करना है, अभी टाइम का प्रेशर होता है, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, सिलेक्शन का प्रेशर होता है। इन सारे प्रेशर में 1 मिनट में आपको उस सवाल को ये भी समझना है कि किस विधि से, ट्रिक्स सारी बताई हुई हैं, शॉर्टकट टिप्स सब बताया हुआ है आपको। लेकिन उस 1 मिनट में आपको ये पता करना है कि ये सवाल किस विधि से सॉल्व होगा। अगर आपको ये पता हो कि ये सवाल अर्थमेटिक सीरीज़ का है और कोई एक खास नंबर को अगर हम जोड़ते चले जाएं पिछले नंबर में, तो हमारे पास वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है। हो सकता है हम 30 सेकंड में या 40 सेकंड में उस सवाल को सॉल्व कर दें। या कोई कॉमन मल्टीपल है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो भी हम उसको सॉल्व कर देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि आधा मिनट तक तो हमें यही समझ में नहीं आता कि इस सवाल को किस विधि से सॉल्व करना है, वो नंबर्स क्या बता रहे हैं, उस पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरी इस वीडियो में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है रीजनिंग क्या है, हम क्यों समझें इसको, एक चेंज करने का तरीका आपके एटीट्यूड का। तो वो नज़रिया सही होगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरे सेक्शन में मैं टाइप्स और कैटेगरीज डिस्कस करूंगा कि नंबर सीरीज़ कितने प्रकार के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। और लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि उन सवालों को 1 मिनट के अंदर पहचानना भी है और एक तरीका है उनका कि कैसे हम उनको अप्रोच करें ताकि 1 मिनट के अंदर वो सवाल सही हो और बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाए। तो चलें शुरू करें इस वीडियो को। अब सबसे पहले तो इसी बात की चर्चा हो जाए कि रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग है हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी कि हम किसी भी बारे में सेंसिबल और लॉजिकल होकर सोचेंगे। और ये सेंसिबल और लॉजिकल जो थिंकिंग है ये बेस्ड होती है, मतलब इसका आधार होता है हमारे किसी भूतपूर्व अनुभव पर, हमारे किसी फैक्ट्स पर या सवाल में दी हुई किसी कंडीशंस पर। इनके बेसिस पर हम उस सवाल के उत्तर तक पहुंचते हैं। इसको मोटे मोटे तौर पर यहाँ तक आप रीजनिंग समझते हैं। पर क्या ये रीजनिंग सिर्फ ये मैथमेटिकल कुछ सीरीज़ हैं या कुछ पैटर्न हैं जिनको हम समझना है? हम डेली बेसिस पर रीजनिंग करते हैं ना। आप कहें हाँ सर, रीजनिंग तो हमें बहुत अच्छी तरह हम सारे सवालों को कर देते हैं, बस टाइमिंग की दिक्कत है। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। पर पहले ये समझ लीजिए कि हम क्या वाकई हमारी वो एबिलिटी है रीज़न करने की, और अगर है तो हम उसको एक्सरसाइज करते हैं क्या, हमारा नज़रिया क्या है। इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। ITI के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें 20,000 से 50,000 की सैलरी मिले, तो हमारे पास कोई ऐसा कौशल होना चाहिए जिसकी वो कीमत हो। उसके लिए हमारे हाथ में वो कौशल होना चाहिए। वो कौशल होना था तो इसलिए हमने ITI में एडमिशन लिया था, और वो कौशल आना है इसलिए हमें ITI में निरंतर जाना था। उस कौशल को अपग्रेड करना था, अपने अंदर उसको डेवलप करना था। और उसके लिए जो टाइम, पैसा और प्रयास आपसे वांछित था, वो आपको उन 2 साल में या 1 साल में, जितनी की भी अवधि थी आपके ITI कोर्स की, उसको लगाना था। और इसके पीछे रीज़न क्या है मेरे इस बात को कहने का? रीज़न ये है, अगर आपको सैलरी चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम आना चाहिए। ये रीजनिंग है। पर क्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस रीजनिंग के बेसिस पर ITI का कोर्स कर रहे हैं या BA कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं? अगर रीजनिंग को हमने सही नज़रों से अपने व्यवहार में, अपनी ज़िंदगी में नहीं डाला, तो हम सिर्फ सवालों को सॉल्व करने मात्र रह जाएंगे। वो नहीं चाहिए हमें व्यवसाय में, राइट? आप ये ना समझें कि ये जो टेस्ट है, इस तरीके के सवाल आपसे व्यवसाय में पूछे जाएंगे, हमने वो सॉल्व कर दिया तो हमें सैलरी मिल जाएगी। ये मकसद नहीं है। चलिए रीजनिंग को एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ। जब आप व्यावसायिक जीवन में होंगे तो चैलेंजेस आएंगे, नई परिस्थितियाँ आएंगी, जीवन में भी आएंगी।
वैसी परिस्थिति उससे पहले आपने नहीं सॉल्व करी होंगी, ऐसी बड़ी संभावनाएं हैं। फिर उन चैलेंजेस को कैसे सामना करें, वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ देते हैं, उनके फैक्टर्स में उनको विभाजित कर देते हैं, एलिमेंट्स में विभाजित कर देते हैं, और देखते हैं कि इस तरीके के एलिमेंट हमारे भूतपूर्व किसी अनुभव में रहे हैं या नहीं रहे हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको कैलकुलस के बारे में कभी किसी ने समझाया हो तो ये हम कैलकुलस का सारा आधार ही रीजनिंग है। जब हम किसी एक बड़ी परिस्थिति को या किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को उसके एलिमेंट्स में तोड़ते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जब हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो इंटीग्रेशन करके ही निकालते हैं, उन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का एनालिसिस करके। ठीक है, तो कैलकुलस भी रीजनिंग से ही निकली है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। और इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जितने भी क्वालिटी टूल्स हैं, उन सब का आधार भी रीजनिंग है। ये जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके जितने भी एल्गोरिथम हैं, जो भी इसके सॉफ्टवेयर हैं, वो कैसे काम करेंगे, उसके पीछे सारा रीजनिंग और लॉजिक है। देखने वो मैथ्स लग रही है, लेकिन वो कॉमन सेंस है। तो हम अपनी कॉमन सेंस को बढ़ाएं, इसमें क्या बुरा है? तो नज़रिया अपना सही रखें। रीजनिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने ब्रेन की एक एक्सरसाइज करें और हमारी एबिलिटीज़, वो स्किल्स ज़्यादा डेवलप हो जाएं, जिसमें हम एक नई परिस्थिति में किसी डिसीजन को ले सकें, जो परिस्थिति इससे पहले हमने कभी फेस नहीं करी है। और कंप्यूटर की दुनिया में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपके पास वो इंटेलिजेंस नेचुरल होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन नामों से थोड़ा डर गए हैं, तो चलिए रीजनिंग को एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि रीजनिंग होती क्या है। मान लीजिए हमारे घर में पहली बार 20 मेहमान आ रहे हैं। इससे पहले मेहमान आए हैं, लेकिन 20 नहीं आए हैं। पहली बार एक साथ 20 मेहमान आ रहे हैं और वो खाना खाएंगे। अब 20 मेहमानों का खाना बनाने का हमारा अनुभव नहीं है, हमारे लिए परिस्थितियाँ पहली बार आ रही हैं, नई है। तो हमें ये तो पता है कि उसके लिए सामग्री चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए, मतलब दाल, सब्जी, पनीर, ये सब चाहिए, मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, और हो सकता है हमारे पास बर्तन चाहिए हों, यूटेंसिल्स। तो हमें ये तो पता है कि कुछ चीज़ें हैं, तो हमने पूरे खाने को उसके एलिमेंट्स में तोड़ दिया है। पर फिर भी हमें ये नहीं पता कि 20 आदमियों के लिए कितनी सब्जी लेकर आऊँ, कितना पनीर लेकर आऊँ, या कितनी दाल लेकर आऊँ, कितने मसाले लेकर आऊँ। पर हमारा भूतपूर्व हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है कि घर में तो रोज़ाना बनता ही है ना खाना, 5 लोगों का, 6 लोगों का। तो अगर 5 लोगों के लिए हमें इतना सामग्री चाहिए होती है, तो 20 लोगों के लिए हमें कितनी सामग्री चाहिए होगी? वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास कोई रीज़न होगा ना, मेरे पास एक बेस है। तो हमारे भूतपूर्व किसी अनुभव पे, किसी फैक्ट्स पे, या किसी कंडीशन पे, कंडीशन ये है कि 20 आदमियों का खाना बनना है, और हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि हमने 5 आदमियों का खाना तो हम रोज़ाना बनाते ही हैं, और फैक्ट्स क्या हैं कि 5 आदमियों में कितनी कितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो जब हम फैक्ट्स को, अपने पूर्व अनुभवों को, और जब हम कंडीशंस को एक साथ देखते हैं, तो हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। इसी को हम कहेंगे रीजनिंग। और आप इस बात को समझेंगे कि ये काम हम अपनी डेली लाइफ पे करते ही हैं ना, रीजनिंग हम करते हैं, लेकिन हमने अभी उसको अपने व्यवहार में नहीं उतारा है। हम हर बात को रीज़न करके नहीं सोचना जानते हैं। हम सुन के भी मोटिवेट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, और फिर हमें तकलीफ होती है, बाद में जाके हमें परेशानी होती है। इसलिए ये रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसको परीक्षाओं के लिए तो करना ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तो करना ही है, पर इसको अगर आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग की एक एबिलिटी का विकास होता है, आपकी वो स्किल्स डेवलप होती हैं जिसमें आप डिसीजन ले सकें एक नई परिस्थिति में, और उसी को हम आपका एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड होती है आपकी कुछ करने की स्किल्स। तो अगर आप रीज़न करना अच्छी तरह समझ गए हैं, समझ जाते हैं, तो आप व्यवसाय के लिए बहुत कीमती हो जाते हैं, आपकी कीमत बढ़ती है। तो रीजनिंग को समझने के बाद अब हम अपने इस वीडियो के अगले सेक्शन में आते हैं, जिसमें हम जानेंगे, ये जरूरी है जानना, कि कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो नंबर सीरीज़ की कितने प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। मोटे मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। पहली कैटेगरी है कि आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी और उसका अगला अंक आपको बताना होगा, उस सीरीज़ को पूरा करना होगा अगला अंक बता के। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि बीच में एक अंक को रिक्त स्थान में आपको भरना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा सीरीज़ में, बीच में भरकर। और एक तीसरी तरीके की होती है जिसमें एक पूरी सीरीज़ आपको दे रखी है और आपको ये बताना कि इसमें कौन सा नंबर गलत है। आमतौर पर ये तीसरे वाला आपके उसमें नहीं आता है, कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। आपके जो कॉम्पिटिशन होते हैं DRDO, TG2, SSB, अग्निवीर, खूब तैयारी चल रही है ना, ऑल द बेस्ट। तो
पहले इन कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। कैटेगरीज की बात तो हमने कर ली कि ये 4 कैटेगरीज हैं। एक में आपको आखिरी में एक कोई डिजिट बतानी है, एक में बीच में मिसिंग नंबर बताना है, और तीसरे में इनकरेक्ट कोई अगर नंबर लिखा हुआ है जिसकी संभावना कम है इस तरह के क्वेश्चन के आने की। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला टाइप है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, मतलब किसी अंक का परफेक्ट वर्ग जिसको हम कहते हैं, वो वर्ग मैं पहले एक बार लिख देता हूं और फिर ये देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो सिंबल हर एक में लिखा हुआ है, ये सिंबल है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको सीरीज दे रखी होती है या घटते हुए क्रम में दे रखी होती है। तो पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, कुछ स्क्वायर लिख लेता हूं मैं शुरुआत के। अब ये मैंने आपके सामने कुछ स्क्वायर लिखे हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 25, 36 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें किस तरीके के सवाल बन सकते हैं? पहला तो एक सिंपल सीरीज बन सकती है, आपको दे रखा हो 4, 9, 16 और रिक्त स्थान में 25 आएगा। और या ये प्रोग्रेसिव हो सकती है। प्रोग्रेसिव मतलब आपको 4 दे रखा हो, 16 दे रखा हो, 4, 16, अगली सीरीज आपको अगला नंबर आपको दे रखा है 49। अब बताना है आखिरी नंबर कौन सा होने वाला है। तो आप देखें 4 से शुरू हुई ये सीरीज परफेक्ट स्क्वायर की, उसके बाद 1 छोड़ दिया गया, अगला है 16, फिर 2 छोड़ दिए गए, अगला है 49। अब 3 छोड़ने के बाद 1, 2, 3 अगला आने वाला है 121। इसको हम प्रोग्रेसिव स्क्वायर सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल भी हो सकती है, मतलब वो अंक लगातार इस सीरीज के हो सकते हैं, या आपको प्रोग्रेसिव हो सकती है कि 1 अंक छोड़ के फिर 2 अंक छोड़ के फिर 3 अंक छोड़ के, ऐसे भी ये सीरीज बन सकती है। अगली सीरीज जो हमारे पास आती है वो है क्यूब। क्यूब मतलब होता है घन। अगर आपको घन किसी अंकों के घन की कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में दोनों हो सकते हैं। मैं पहले कुछ क्यूब्स लिख देता हूं ताकि फिर उसके सवालों को हम देख लें कि किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो शुरुआत तो होगी 1 से ही। $1331 and 1728 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एंड सो ऑन। ये नंबर्स हमारे परफेक्ट क्यूब्स हैं, घन है, तो इनकी एक सीरीज बनती है, इनफाइनाइट नॉन एंडिंग सीरीज बनती है। इसमें भी आपके सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं 8, 27, 64 और बाद में क्या आने वाला है, ये अगर यहाँ पर रिक्त स्थान होता तो 125 आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लिखा हो, फिर 27 लिखा हो, फिर 216 लिखा हो। 1 ये लिखा है, फिर 1 छोड़ के 27 वाला घन लिखा है, फिर 2 अंक को घनों को छोड़कर ये लिखा है। अब 3 अंकों के घनों को छोड़ना पड़ेगा, 1, 2 और 3, आंसर आएगा 1000। ये आप समझ पा रहे होंगे ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगली है आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि आपका पिछला जो अंक है उसके पहाड़े में अगला अंक आना चाहिए, यानी कि कोई मल्टीपल होना चाहिए दोनों अंकों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 9, अगला क्या आएगा 27, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक को हम 3 से गुणा कर रहे हैं और अगले अंक पर पहुंच रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं और अगले अंक पर पहुंच रहे हैं। 9 की 3 से गुणा करूंगा तो 27 पर पहुंच जाऊंगा, आंसर हमारा ऐसा आ जाएगा। कभी कभी ये सिंपल होती है, जैसे ये सिंपल एक सीरीज है, 3 का मल्टीपल में है, और कभी कभी ये प्रोग्रेसिव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 12, 60। अब आप इसमें देखेंगे यहां पर हमने 3 से गुणा करी, यहां पर हमने 4 से गुणा करी, यहां पर हमने 5 से गुणा करी, तो यहां पर हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 360। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल भी हो सकती है, हम ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं, और प्रोग्रेसिव भी हो सकती है कि हर जो मल्टीपल है वो कुछ अंक बढ़ाकर दिया जा रहा है। ये इवन नंबर भी हो सकते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 6, 8, ऑड भी हो सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से करो, 7 से करो, 9 से करो। तो ऐसे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर सवाल ये आता है कि ये इतनी सारी ट्रिक्स हमें बता तो पहले से ही हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। ये मेरे इस वीडियो का उद्देश्य भी नहीं था इनको समझाना, ये तो इसलिए समझाना पड़ रहा है ताकि अगली चीज़ आपको बता सकूँ। इसको 1 मिनट के अंदर कैसे ये पहचाने, जबकि वो प्रेशर पूरा होगा एग्जाम का, नेगेटिव मार्किंग का, परफॉर्मेंस का, सिलेक्शन का, टाइम मैनेजमेंट का, 1 मिनट के अंदर कैसे पहचाने कि ये किस सीरीज से सॉल्व होगा, ये किस सीरीज का प्रश्न है और किस टाइप का प्रश्न है, और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है, और वो भी 1 मिनट में। और गलती होने पर
जो हमारा सही उत्तर है उसके भी 1/4 अंक का कटने का डर है। तो इस प्रेशर में हम इसको कैसे पहचाने, आ रहा हूँ ना, अगला सेक्शन उसी के लिए तो है, वही तो इस वीडियो का उद्देश्य है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आप समझ गए। ऐसे ही एक होती है आपकी अर्थमेटिक सीरीज, इसमें तो मल्टीपल था, मतलब गुणा थी, और इसमें वो एडिशन होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप देख पा रहे हैं हर अंक, अगले अंक तक पहुंचने के लिए हमें पिछले अंक में 2 को जोड़ना पड़ रहा है। तो ये सीरीज जो है ये भी सिंपल हो सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है। प्रोग्रेसिव मतलब आपको 2 में 2 जोड़ दो तो 4, 4 में 3 जोड़ दो तो 7, 7 में 4 जोड़ दो तो 11। इस तरह की भी एक सीरीज बन सकती है। ये अर्थमेटिक सीरीज है और इसको सेकंड स्टेज सीरीज कहते हैं। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 3, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 4, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा क्या कर दिया, 2, 3, 4, और अगला होने वाला है आपका 16, 15। सेकंड स्टेज की सीरीज क्यों होती है ये अर्थमेटिक की, कि जो आपका डिफरेंस आया है अगर उनको आप घटा दें तो आपको एक कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब फिर वो सब एक कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहले एक बार घटा के नहीं आया, जो डिफरेंस आया है उनको घटाने के बाद हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है। तो अर्थमेटिक सीरीज ऐसी भी हो सकती है, ये सिंपल हो सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ भी हो सकती है। अगली जो सीरीज है वो है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब उसमें हमने कोई चीज़ को जोड़ा भी होगा और गुणा भी करा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2, 5, 11, 23। इसमें अगर आप देखें तो मैंने सब हर नंबर को 2 से गुणा करके और जो उत्तर आया है उसमें 1 को जोड़ दिया है। 2 को 2 से गुणा करी 4 आया, उसमें 1 जोड़ा 5 आ गया। 5 को 2 से गुणा करी तो 10 आया, उसमें अगर 1 जोड़ दिया तो 11 आया। 11 को 2 से गुणा करी तो 22 आया, और उसमें अगर 1 को जोड़ दिया तो 23 आया। तो ये हुई हमारी मिक्स्ड सीरीज, जिसमें हम किसी चीज़ की गुणा भी कर रहे हैं और कोई अंक को जोड़ भी रहे हैं, तब जाके हम अगले अंक तक पहुंच रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये मिक्स सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकती है। अगली सीरीज है अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। ये 2 अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक सीरीज अर्थमेटिक वाली भी है उसमें और एक सीरीज ज्योमेट्रिक वाली भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। आप इस सीरीज को देखें, 2, 6, 10, और यहां पर लिखा हुआ है 3, 9। अब आपको आंसर बताना है। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को गौर से देखेंगे तो आपको 2 अलग अलग सीरीज इसमें दिखाई देंगी। एक सीरीज ये चल रही है और एक सीरीज ये चल रही है। इस वाली सीरीज में हम 3 से गुणा कर रहे हैं और इस वाली सीरीज में हम 2 को जोड़ रहे हैं, 4 को, वेरी सॉरी 4 को जोड़ रहे हैं। तब हमारे पास यहां पर जो अंक आएगा वो इस वाली सीरीज का आने वाला है। तो अगर हम 9 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 27 इसका आंसर इस सीरीज में आने वाला है। तो ये सीरीज 2 अलग अलग सीरीज की कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी जिसमें हम गुणा कर रहे होंगे और एक अर्थमेटिक सीरीज होगी जिसमें हम प्लस कर रहे होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों चल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पड़ा। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज जो आपके सवाल जिनसे बनते हैं और आपसे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई सीरीज हो सकती है, या ये इसके अलावा कोई और सीरीज नहीं हो सकती? ये जो सारी सीरीज हैं ये बेसिक हैं, एलिमेंट्री हैं, जिसको हर एक को पता होना चाहिए। इतनी रीजनिंग हमें सबको आनी चाहिए। ये अलग बात है कि उसको 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करें सवाल को, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें, लेकिन उस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में बाद में। पर पहले हम इस 7वें वाले क्वेश्चन मार्क को समझ लेते हैं। जरा इस सीरीज को आप देखें, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस x 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये एक साइन x की सीरीज है और इसका आपको अगर डायग्राम भी बना के दिखाऊं तो आपको और मजा आएगा। एक पैटर्न भी बनता है, उस पैटर्न को भी हम देखते हैं। ये आपकी एक साइन या स्क्वायर कर्व को साइन कर्व में बताने की कोशिश करी जा रही है। एक पैटर्न है कि इसके बाद ये ऐसे गया, इसके बाद ऐसे गया, तो अगला कहाँ जा रहा है, अगला ये ऐसे आएगा। राइट, समझ में आ रही है आपको बात?
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। कोई IAS PCS की भी तैयारी कर रहा है क्या? तो अगर मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला चाह रहा था कि इसके बाद भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, फूरियर सीरीज़ हैं, न्यूटेनियन सीरीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ हो सकती हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हो सकती हैं, पर वो आपके स्कोप में नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा सेट नहीं है नंबर सिस्टम की सीरीज़ का, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने उस यक्ष प्रश्न पर कि साहब 1 मिनट के अंदर हम कैसे ये पहचाने कि ये जो सीरीज़ है ये कौन से टाइप की है। अगर ये पता चल जाए तो फिर शायद हम उसको आधा मिनट के अंदर सॉल्व कर सकें, लेकिन आधा मिनट में क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पैटर्न क्या है, तो फिर उसको कैसे, उसका कोई तरीका है? यस, उसका तरीका है। हालांकि ये तरीका मेरा है और हो सकता है बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरीके हों, आप अपना तरीका भी ईजाद कर सकते हैं। मैं क्या आपको राय देना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप कम से कम 40 स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और 20 क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स, इनको अलग अलग पेपर पर साफ साफ उतार लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे करके 20 क्यूब और 40 स्क्वायर्स आप साफ साफ एक पेपर पर लिखकर अपने घर में उस जगह चिपका दीजिए जहां पर आप 15-20 बार उसकी तरफ आप देख सकें और वो आपको दिख रहे हों। मतलब इतना छोटा छोटा मत लिखना कि वो दिखे ना, आपको वो याद करने की और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहचानने लगोगे आप कि ये उस पेपर का अंक है, ये अंक उस पेपर पर लिखा हुआ था। पहली बात है ना, समझ में आ रही है? तो ये हमारी एक स्मार्ट तरीके हो सकते हैं, तैयारी हो सकती है कंपटीशन की। आपको क्या करना है, 20 स्क्वायर के लिखकर उसको ऐसी जगह टांग दो जहां पर आप 15-20 बार दिन में उसको देख रहे हो। टेबल के सामने हो सकता है, सोते हुए छत पे हो सकता है, आपके बेड के पीछे हो सकता है, साइड में हो सकता है, कहीं भी आप उसको टांग दीजिए। बस इतनी तैयारी करनी है। अब जब एग्जाम आप देंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आप देखें, आप क्या देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि उसमें जो सीरीज दे रखी है उसमें स्क्वायर वाले वो अंक हैं या नहीं हैं, वो आप एकदम देखते ही पहचान जाएंगे। तो इसमें लगेगा आपका 2 से 3 सेकंड। बस इस 2 से 3 सेकंड में आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सीरीज़ है ये इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक की है या नहीं है, और वो कौन सी कैटेगरी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो 57 सेकंड्स बचते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले पहचान तो जाओ कि ये कौन सी सीरीज़ का है। ये बात समझ में आ रही है? और एक आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर लास्ट में 2, 3, 7 या 8 अगर ये अंक आ रहे हैं, ये कब की बात बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको बड़े बड़े अंक दे रखे हैं उस सीरीज़ में, ऐसे अंक दे रखे हैं 5, 1, 7, 8, 5, 9, 6, ओके 6, 9, 7, 4, इतने बड़े बड़े अंक दे रखे हैं। तो अब कैसे निकालेंगे कि, अब कैसे समझेंगे कि ये क्यूब का, क्योंकि हमने तो 40 अंकों तक स्क्वायर पढ़े हैं ना और क्यूब पढ़े हैं, यहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं। तो अगर आखिरी में 8 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर की तो हो ही नहीं सकती ये सीरीज़, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये स्क्वायर की या क्यूब की सीरीज़ है या नहीं। क्यूब के लिए तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, और मेरे ख्याल से वो इतने बड़े बड़े क्यूब के देंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो किसी से भी नहीं होंगे बिना कैलकुलेटर के। फंसाने को तो आपको कुछ भी सवाल दे सकते हैं, तो वो आप 1 घंटे में भी उसको सॉल्व ना करें, लेकिन सवाल ऐसे दिए जाते हैं जो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो स्क्वायर और क्यूब का हमें 2 सेकंड के अंदर पता चलने वाला है। अगर पता चल गया तो बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपको यहीं रहना है। और वो तब होगा जब आपने वो नंबर लिखकर अपने आंखों के सामने अगले 1 महीने तक टांग रखे हैं, ठीक है? वो हो जाएगा। अगर इनमें से नहीं है, मतलब आपको वो स्क्वायर और क्यूब वाले अंक जो आपको पहचान है जिनकी, वो सीरीज में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा इन दोनों सीरीज में वो नहीं है। अब अगली चीज़ आपको ये देखनी है कि जो भी आपको सीरीज दे रखी है A, B, C, D, और आपको बताना है E क्या है। आपको ये देखना है कि क्या A के पहाड़े में B आ रहा है, B के पहाड़े में C आ रहा है, यानी कि B A का मल्टीपल है या नहीं है, या दूसरे शब्दों में A फैक्टर है B का या नहीं है। अगर आप, और वो मल्टीपल कुछ भी हो, अभी ये मत देखो कि वो कितनी बार, 5 बार आ रहा है या 6 से गुणा करके आ रहा है या 10 बार गुणा करके आ रहा है। आप सिर्फ ये देखो कि क्या B A के पहाड़े में आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये सीरीज होने वाली है, इसके अलावा और कोई सीरीज नहीं होने वाली है। तो 3 सेकंड में अगर हमें ये पता चल गया कि ये नहीं है, तो अगले 5 सेकंड और मान लीजिए ये देखने के लिए कि क्या ये सब नंबर्स, ये नंबर इसके पहाड़े में भी आएगा, इस मतलब ये तीनों नंबर इसके पहाड़े में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सबसे छोटे वाले अंक के पहाड़े में बाकी सारे नंबर्स आ रहे या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अगर ये आपने तय कर लिया अगले 5 सेकंड में, तो आप जियोमेट्रिक सीरीज वाले श्रेणी में हैं और आपको ये सॉल्व करना है।
अगर ये भी नहीं मिल रहा है आपको, ये कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है आपको, या मल्टीपल नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर आपको ये देखना है कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है। मतलब डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा, इनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार ये भी चेक कर लेना कि सेकंड स्टेज पे मिल रहा है या नहीं, यानी कि जो आपका डिफरेंस आया है उसमें से पहले वाले डिफरेंस को घटा के आपको कोई कॉमन संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके लिए हो सकता है आपको 10 सेकंड और लग जाए, हो सकता है। तो फिर ये यही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो अब आपके पास मिक्स्ड सीरीज हो सकती है। इसमें ये देखें कि कोई चीज़ गुणा करने के बाद और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा, और फिर उसी जो आपने गुणा और सब्ट्रैक्ट या ऐड किया है उसी लॉजिक को यहाँ लगा कर देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक ये मिल गया है तो फिर इसका मतलब ये मिक्स सीरीज का है और आप उसको अगले बचे हुए 15 सेकंड में या 20 सेकंड में कर सकते हैं उस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल गुणा और भागी तो करनी है। अगर ये भी नहीं मिला आपको तब आप उसके अल्टरनेटिव नंबर्स को देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये अलग अलग ज्योमेट्रिक और आपकी अर्थमेटिक सीरीज में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ, अगर आपका प्रश्न होगा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का, मतलब 2 अलग अलग सीरीज को मिला के वो प्रश्न बनाया गया है, तो आपको यहाँ पर 4 अंक नहीं कम से कम 5 या 6 अंक दिए होंगे। इससे कम में अगर उस सीरीज को दिया गया तो उसके आंसर, वो प्रश्न ही एम्बिगुअस हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, उसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो अगर इस वाली सीरीज का कोई प्रश्न होगा तो उसमें आपको कम से कम 5 या 6 अंक दे रखे होंगे और 6वां या 7वां अंक आपसे पूछ रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको इस विधि से अगर आप करेंगे तो वो डर खत्म हो जाता है, या वो एक तरीका मिल जाता है ये पहचानने का कि ये हमारा जो प्रश्न है ये किस टाइप की सीरीज का है। तो ये था हमारा वीडियो का आज का एक मेरा टॉपिक, जो मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक मैंने कोशिश करी, वो भी अपने नज़रिए से। इस प्रकार की अलग तरीके की वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। इस कम्युनिटी में शामिल हों और इसमें हम सबका अच्छा होने वाला है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, तब तक सेफ रहें और सुरक्षित रहें। हैव अ गुड डे, गुड बाय।